हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन नगरपालिका अधिनियम को थोड़ा आगे प्ले करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने धारा 2 उपधारा 11 तक आपको बता दिया था। अभी देखिए धारा 2 उपधारा 12 में किस शब्द को एक्सप्लेन किया गया है। अध्यक्ष या चेयरमैन शब्द को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए अब इसमें पहला जो सवाल बनता है वो बनता है कि अध्यक्ष शब्द या चेयरमैन शब्द को किस उपधारा में एक्सप्लेन किया गया है। तो मोटे तौर पर आपसे ये पूछा दिया जा सकता है धारा 2 या उपधारा 11 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए ये नगरपालिका अधिनियम में जगह जगह नगरपालिका शब्द काम में लिया गया है। तो यहाँ देखो नगरपालिका शब्द में 3 चीजें शामिल हैं। देखो पहला है नगरपालिक बोर्ड, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। तो जहां जहां भी पूरे अधिनियम में नगरपालिका शब्द आएगा वहां उस नगरपालिका का मतलब इन तीनों में से किसी एक से है या इन तीनों के लिए नगरपालिका शब्द काम में लिया गया है। नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, इन सब के लिए नगरपालिका शब्द काम में लिया गया है। देखिए इस धारा में सभी नगरीय निकायों के अध्यक्षों, ये देखो सभी नगरीय निकाय, तो इस अधिनियम में कितने प्रकार के नगरीय निकाय हैं? 3 प्रकार के, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। तो देखिए इस धारा में नगरीय निकायों के अध्यक्षों को किन नामों से जाना जाएगा? तो नगरपालिका अधिनियम में नगरीय निकाय 3 हैं, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। इनके अध्यक्षों को क्या कहा जाएगा? ये धारा 2 उपधारा 12 में बताया गया है। तो देखो नगरपालिक बोर्ड के चेयरमैन को या अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा? अध्यक्ष या चेयरमैन ही कहा जाएगा। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा? सभापति या प्रेसिडेंट कहा जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें इंग्लिश शब्द को ध्यान में रखेंगे। देखिए नगरपालिक बोर्ड का अध्यक्ष या चेयरपर्सन होगा। नगर परिषद के लिए जो अध्यक्ष होगा उसको अपन सभापति या प्रेसिडेंट कहेंगे और नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो अध्यक्ष होगा उसे अपन क्या कहेंगे? महापौर कहेंगे। तो देखिए तीनों के अध्यक्षों को अलग अलग नामों से जाना गया है। इस धारा का जो टाइटल है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष किसके लिए होता है? वास्तव में नगरपालिक बोर्ड के लिए, जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर या मेयर कहते हैं। यहाँ देखिए इसमें सवाल का सैंपल आपके सामने दिया गया है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 उपधारा 12 के अधीन नगर परिषद के मुखिया को क्या कहा गया है? तो देखो ये पहला है चेयरमैन, नगरपालिक बोर्ड का अध्यक्ष कहलाता है। सभापति नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है, ये प्रेसिडेंट, ये इसका उत्तर हो गया। और महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो इस सवाल में देखिए किसके लिए पूछा है? नगर परिषद के लिए। म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? सभापति। ये देखिए ये ऊपर नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। ऐसे यदि इस सवाल में ये दे दिया जाए कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा महापौर। ऐसे यदि इसमें ये दे दिया जाए कि नगरपालिक बोर्ड के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो चेयरमैन या अध्यक्ष शब्द आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल तीनों लैंग्वेज में आपको देखना है। फिर धारा 2 उपधारा 13 में, तो इस धारा 2 उपधारा 12 में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अध्यक्ष या चेयरमैन शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है धारा 2 उपधारा 12 में। और कौन से नगरीय निकाय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ये आपके सामने पड़ा है। ये 2 टाइप के सवाल आपको इसमें देखने हैं। फिर देखो धारा 2 उपधारा 13 में जो बात कही गई है, तो ये देखिए पहला सवाल ये है कि मुख्य नगरपालिक, ये पालिका नहीं, मुख्य नगरपालिक अधिकारी को कहाँ परिभाषित किया गया है, या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को, सीएमओ को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा धारा 2 उपधारा 13 में इसको परिभाषित किया गया है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी को। तो धारा 2 उपधारा 12 में अध्यक्ष को परिभाषित किया गया नगरीय निकायों के लिए। अब यह देखो मुख्य नगरपालिक अधिकारी भी तीनों नगरीय निकायों के लिए अलग अलग होगा। तीनों नगरीय निकाय, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम के लिए मुख्य नगरपालिक अधिकारी होगा, लेकिन उसके नामों में परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए इस उपधारा में इन तीनों संस्थाओं के लिए नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी होगा उसको अपन क्या कहेंगे? आयुक्त। तो देखो नगर निगम के लिए कौन होता है? कमिश्नर होता है, आयुक्त होता है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी। और ऐसे नगर परिषद या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी मुख्य नगरपालिक अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर।
कहने का मतलब नगर परिषद में और नगर निगम में दोनों संस्थाओं में किसे नियुक्त किया जाता है? कमिश्नर को या आयुक्त को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है। फिर नगरपालिका बोर्ड, नगरपालिका बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के लिए ये कार्यपालक अधिकारी होता है। ये देखो ईओ, जो आपकी भर्ती हो रही है, तो जैसे ही आपको इस भर्ती में सेलेक्ट किया जाएगा तो आपको किन क्षेत्रों में अपॉइंट किया जाएगा? नगरपालिक बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी आपको नियुक्त किया जाएगा। ईओ की जो भर्ती हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? नगरपालिक बोर्ड क्षेत्र के लिए हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको नगर निगम और नगर परिषद में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये केवल किसके लिए? नगरपालिक बोर्ड के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ दो बातें फिर ध्यान में रखनी है आपको कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2 उपधारा 13 में, जिसमें नगर निगम और नगर परिषद के लिए कौन होता है? कमिश्नर या आयुक्त अपॉइंट किया जाता है, जबकि नगरपालिक बोर्ड के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या ईओ कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। फिर देखिए ये पूर्ण दिवस शब्द देखिए, क्लियर डे। पूर्ण दिवस शब्द, पूर्ण दिवस को इंग्लिश में क्या कहा गया है? क्लियर डे कहा गया है। तो पहली बात तो पूर्ण दिवस शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया? ये धारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 2 उपधारा 14 में परिभाषित किया गया। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पूर्ण दिवस का तात्पर्य ही आपको ध्यान में रखना है। तो देखो पूर्ण दिवस से तात्पर्य क्या है? इस उपधारा में नोटिस के संबंध में पूर्ण दिवस की परिभाषा दी गई है। तो पहली बात तो पूर्ण दिवस को किस संबंध में परिभाषित किया गया है? पूर्ण दिवस को परिभाषित किया गया है नोटिस के संबंध में। जो नोटिस इस अधिनियम के तहत किसी को दिया जाता है, उस संबंध में किसे परिभाषित किया गया है? पूर्ण दिवस को परिभाषित किया गया है। और पूर्ण दिवस से क्या तात्पर्य है? देखो इस अधिनियम के तहत दिए जाने वाले नोटिस की अवधि में सामान्यतया रविवार एवं अवकाश के अन्य दिवस शामिल होंगे। ध्यान रखना, देखो रविवार और अवकाश का दिन अन्य दिन शामिल होंगे, लेकिन इस अवधि में उस तारीख या दिवस को शामिल नहीं किया जाएगा जिसको वह संबंधित व्यक्ति को मिलता है अथवा जो तिथि नोटिस में विनिर्दिष्ट की गई है। देखिए सारे अवकाश के दिन काउंट किए जाएंगे, लेकिन कौन सा दिन काउंट नहीं किया जाएगा? वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा जिस दिन जिस व्यक्ति को दिया गया नोटिस है वो मिलता है, अथवा नोटिस में जो तारीख विनिर्दिष्ट, मतलब इस तिथि तक आपको उपस्थित होना या जवाब देना ऐसा लिखा गया है, तो वो लास्ट डेट जो है वो शामिल नहीं होगी। तो पूर्ण दिवस में मतलब पूर्ण दिवस का मतलब कितने दिनों में किसी नोटिस का जवाब पेश करना है या नोटिस के एवज में किसी को प्रस्तुत होना है। तो यहाँ ध्यान रखना है रविवार और अन्य अवकाश के दिन तो शामिल हैं, लेकिन वो दिन शामिल नहीं होगा जो या तो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है या जिस तिथि को उस व्यक्ति को वो नोटिस मिलता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो छुट्टी के दिन जो है वो काउंट किए जाएंगे पूर्ण दिवस में। फिर देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। धारा 2 उपधारा 15 में किसे परिभाषित किया गया है? कॉम्प्लेक्स को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? कॉम्प्लेक्स को परिभाषित किया गया है। देखो कॉम्प्लेक्स से तात्पर्य, तो कॉम्प्लेक्स को पहली बात तो अपन किसके संदर्भ में लेते हैं? भवन के संदर्भ में लेते हैं। पहली बात ये ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स को अपन किसके रूप में? भवन के रूप में। तो यहाँ देखिए ये धारा आपको बता रही है कि सभी भवन जो है वो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इस उपधारा में ये बताया गया है कि कौन से भवन जो है वो कॉम्प्लेक्स की परिभाषा में आएंगे। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, देखो इस उपधारा में कॉम्प्लेक्स से तात्पर्य उस भवन से लिया जाता है जिसे पहला देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसमें 25 या अधिक इकाइयां हों। देखो ऐसा भवन जिसमें 25 दुकानें या 25 कमरे हों तथा उसे वाणिज्यिक पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा हो, कॉमर्शियल पर्पज से उसको यूज किया जा रहा हो, उसको अपन क्या मानेंगे? कॉम्प्लेक्स में मानेंगे, कॉम्प्लेक्स मानेंगे। देखिए अगर वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है, कॉमर्शियल पर्पज से लिया काम में ले रहे हैं, तो उसमें 25 इकाइयां मतलब 25 दुकानें या कमरे होने चाहिए। जैसे होटल को अपन कॉमर्शियल पर्पज से ले रहे हैं तो उस होटल में क्या होना चाहिए? उस होटल को कॉम्प्लेक्स तभी कहेंगे जब उसमें 25 कमरे हों। या ऐसा मार्केट है जिसमें दुकानें हों तो उसमें 25 या अधिक दुकानें होंगी तो ही हम उस वाणिज्यिक इस्तेमाल किए जाने वाले भवन को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो वाणिज्यिक पर्पज से 25 कम से कम 25 इकाइयां उसमें होनी चाहिए, दुकानें या कमरे। दूसरा आवासीय उपयोग में लिए जाता हो तो उसमें 10 या अधिक इकाइयां। यदि रेजिडेंस के हिसाब से
सॉरी, इसमें देखो अभी मैंने आपको होटल शब्द बोला, वो नहीं आएगा, इसमें केवल दुकानें आएंगी वाणिज्यिक उपयोग के लिए, खरीद फरोख्त के लिए। और आवासीय उपयोग के लिए मतलब जैसे कमरों वाला होटल है, तो होटल के लिए, किसी होटल के लिए मिनिमम कितने कमरे होने चाहिए? 10 कमरे होने चाहिए। 10 या अधिक कमरों का जो आवासीय भवन है उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। 25 से अधिक दुकानों वाला या इकाइयों वाला कोई भवन है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन देखो, कॉम्प्लेक्स में क्या शामिल है? जैसे सिंपल आपसे सवाल पूछा जाए तो कॉम्प्लेक्स में वाणिज्यिक उपयोग वाले भवन भी आते हैं और कॉम्प्लेक्स में आवासीय उपयोग वाले भवन भी आते हैं। वाणिज्यिक उपयोग वाले भवन कौन से होंगे? वाणिज्यिक उपयोग वाले वो भवन आएंगे जिसमें मिनिमम 25 इकाइयां होंगी। आवासीय उपयोग में लिए जाने वाले कौन से भवन कॉम्प्लेक्स में आएंगे? जिनमें मिनिमम 10 इकाइयां होंगी। जैसे क्वेश्चन का सैंपल इसके नीचे दिया हुआ है, देखिए। आवासीय उपयोग में, ये देखो ये शब्द है आवास, इसका मतलब 10 कमरे मिनिमम होने चाहिए। आवासीय उपयोग में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स में इकाइयों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो इसका उत्तर देखो क्या बन गया? 10 बन गया। यदि इसी जगह वाणिज्यिक उपयोग होता तो इसका उत्तर हो जाता 25। फिर देखो, वाणिज्यिक उपयोग में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स में न्यूनतम इकाइयों की संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ इसका उत्तर हो गया 25। फिर देखिए, कॉम्प्लेक्स में शामिल भवन हो सकता है। तो देखो, मैंने आवासीय और वाणिज्यिक दोनों बताए। तो देखो, आवासीय और वाणिज्यिक, तो वाणिज्यिक एवं आवासीय दोनों प्रकार के भवन जो हैं हो सकते हैं। मैंने इनकी पहचान बता दी कि अगर किसी भवन को आवासीय पर्पज से यूज किया जा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में तब आएगा जब उसमें न्यूनतम 10 इकाइयां होंगी, और वाणिज्यिक पर्पज से जो यूज किया जाता है उसमें न्यूनतम कितनी इकाइयां होंगी? 25। लेकिन दोनों आ सकते हैं इसमें। अब देखिए, ऊपर जो सेक्शन या उपधाराओं का जो मैचिंग है, कॉम्प्लेक्स को अभी अपन ने पढ़ा है। तो कॉम्प्लेक्स को देखो, धारा 2 उपधारा 15 में कॉम्प्लेक्स को परिभाषित किया गया है। पूर्ण दिवस, पूर्ण दिवस को अभी अपन ने पढ़ा है, धारा 2 उपधारा, ये यहाँ 14 है, यहाँ अक्स लिखा नहीं गया है, ये 4 ही लिखा गया, 14 पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अभी अपन ने पढ़ा है धारा 2 उपधारा 13 में, और अध्यक्ष शब्द को डिफाइन किया गया है धारा 2 उपधारा 12 में। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, तो आप इसको 4 की जगह क्या पढ़ेंगे? 14 पढ़ेंगे, ठीक है। या नेक्स्ट देखो, धारा 2 उपधारा 16 में क्या दिया गया है? निगम। अब देखो, ये जो सदस्य होते हैं इन संस्थाओं के, उनके बारे में देखो, निगम पार्षद, निगम पार्षद को धारा 2 उपधारा 16 में परिभाषित किया गया है। फिर नगर परिषद पार्षद को धारा 2 उपधारा 17 में परिभाषित किया गया है। तो देखो, नगर परिषद का पार्षद और नगर निगम का पार्षद, ये दोनों इसमें डिफाइन किए गए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, केवल सबसेक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आगे देखो, धारा 2 उपधारा 13, ये है डेयरी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की किस धारा में डेयरी शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 उपधारा ये देखिए, यहाँ भी ये 13 नहीं है, ये 18 है। 16 और 17 ये भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको आप यहाँ वी और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप इसमें? आप यहाँ इसमें वी और पढ़ेंगे, वी और पढ़ेंगे, तो ये 18 हो जाएगा। ऊपर वाले में यहाँ आप क्या पढ़ेंगे? ये 14 है, ये देखेंगे आप। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो आप इसको ये देखेंगे। आगे देखिए आप इसमें डेयरी शब्द की डेफिनेशन क्या दी गई है? डेयरी में कोई भी ऐसा फार्म, तो देखो क्या क्या आता है डेयरी में? फार्म आएगा, पशुशाला आएगी, गौशाला आएगी, दुग्ध भंडार आएंगे, दुग्ध की दुकान या ऐसा कोई स्थान आता है। तो पहली बात तो देखो, इससे आप देखेंगे क्या क्या आ सकता है इसमें। बहुत ही मायने चीजें हैं। पहला मैंने बताया कि इसमें कोई फार्म आएगा, इसमें कोई पशुशाला आ सकती है, इसमें कोई गौशाला आ सकती है, इसमें कोई दुग्ध भंडार आ सकता है, या कोई दुग्ध की दुकान आ सकती है, या कोई ऐसा स्थान आ सकता है। अब देखिए, इनमें से कौन कौन से स्थान आएंगे? तो पहला, जहां दूध विक्रय पर हो, सप्लाइड ऑन। देखो, बिकने के लिए जहां दूध सप्लाई किया गया है,
या विक्रय के लिए फॉर सेल आपूर्ति किया जाता हो। देखो इन दोनों में फर्क है। जहां दूध विक्रय पर हो, सप्लाइड ऑन का मतलब होता है कि एक चेन में जिन जिन स्थानों पर दूध विक्रय के लिए सप्लाई किया जाता है तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, डेयरी में आएंगे। विक्रय के लिए हो कहने का मतलब जहां से काउंटर लगाकर उसको सेल आउट किया जाता हो, ये दोनों ही स्थान किस पर आएंगे, डेयरी शब्द में आएंगे। फिर देखो यहाँ इसमें नीचे दिया गया है जहां विक्रय के लिए दूध रखा जाता है, इस दूसरे वाले पॉइंट में विक्रय के लिए, जहां विक्रय के लिए दूध रखा जाता है या जो, देखो इसमें क्या है, मक्खन, दूध के अलावा घी, पनीर, दही, फिर इसमें देखो शुष्क, विसंक्रमित, संघनित या टोंड दूध विक्रय के लिए विनिर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें निम्न स्थान शामिल नहीं है। कहने का मतलब देखो जहां मक्खन घी, पनीर, दही, शुष्क, विसंक्रमित, संघनित और टोंड दूध जो है बेचने के लिए तैयार किया जाता है, इनमें से कोई भी चीज जो है वो बेचने के लिए तैयार की जाती है, वो सभी स्थान किस में आएंगे, डेयरी में आएंगे। लेकिन इनमें कौन से स्थान डेयरी में नहीं आएंगे, जहां इनमें से कोई एक्टिविटी हो रही है फिर भी उसे डेयरी में नहीं माना जाएगा। तो देखिए, कोई ऐसी दुकान या स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपयोग हेतु विक्रय किया जाता है। देखो कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें कोई दुकान ऐसी है जिसमें केवल उसी कॉम्प्लेक्स या उसी बिल्डिंग तक के रहने वाले लोगों को दूध बेचने के लिए रखा जाता है तो उसे डेयरी नहीं माना जाएगा। पहली बात तो ये देखो, ऐसी दुकान या स्थान जिसमें दूध या विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर, मतलब उसके भीतर रहने वाले लोगों के लिए विक्रय किया जाता है, बाहर के लोगों के लिए विक्रय नहीं किया जाता है, तो उसे क्या नहीं मानेंगे, उसे हम डेयरी नहीं मानेंगे। दूसरा, ऐसी दुकान या स्थान जहां दूध को उसी आरक्षित बंद रूप में विक्रय या आपूर्ति की जाती है जैसा कि मूल रूप में पहली बार प्राप्त होता है। इसमें देखो क्या होता है, वह स्थान डेयरी नहीं होगा। जैसे एक बूथ से पैक्ड जो माल है खोला नहीं जाता, जैसे थैली है या डिब्बा है, डिब्बा बंद, इनमें से कोई भी चीज, मक्खन, घी, पनीर, दही, टोंड दूध है, इनको जैसे पैकिंग ला के रखी, फिर वहां से एज इट इज उठाई, दूसरे स्थान पर सप्लाई की, फिर वहां से उठाई, तीसरे स्थान पर सप्लाई की, लेकिन रिटेलर के तौर पर उसको नहीं बेचा जाता है। केवल मतलब पैकिंग का माल है, उसको रखते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, उठाते हैं। तो इस सीरीज में अगर किसी दुकान या स्थान का इस्तेमाल किया जाता है तो वो डेयरी नहीं होगी, मतलब रिटेलिंग काउंटर के रूप में उसका विक्रय होना जरूरी है। ये देखो, कोई ऐसी दुकान या स्थान जहां दूध उसी वा, वात रक्षित बंद, देखो बिना खुले पात्रों, बंद रूप में विक्रय या आपूर्ति की जाती है जैसा मूल रूप में पहली बार प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे डेयरी नहीं मानेंगे। तो एक तो जिस परिसर में लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए अगर विक्रय किया जाता है तो उस स्थान या दुकान को हम डेयरी नहीं मानेंगे। दूसरा, यदि डिब्बाबंद पात्रों को जिनको खोला नहीं जाता है, केवल आप मूल रूप में पैकिंग जो होती है उसी रूप में और आगे आपूर्ति किया जाता है, तो उसे हम क्या नहीं मानेंगे, उसे भी हम डेयरी नहीं मानेंगे। आगे देखिए, इसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डेयरी में ऐसे फार्म, या फिर देखिए इनको थोड़ा सा आप गौर करेंगे क्या क्या है इसमें। पहला शब्द है फार्म, दूसरा पशुशाला, तीसरा गौशाला, चौथा दुग्ध भंडार और पांचवा दूध की दुकान। ये सभी शब्द वही हैं जो अपन ने ऊपर स्टार्टिंग में यूज किए हैं इसमें। तो यहाँ ये सब डेयरी में आ सकते हैं, लेकिन इनमें से जो डेयरी में नहीं आएंगे वो इन दो बिंदुओं में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे देखिए, डेयरी में ऐसे फार्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्धशाला, दूध की दुकान आदि के साथ साथ वे स्थान भी शामिल हैं जहां या तो दूध विक्रय के लिए सप्लाई में होता है, ये ऊपर बता दिया है, या फिर विक्रय के लिए, देखो, या तो बिकने के लिए सप्लाई किया जाता है या फिर विक्रय के लिए आपूर्ति किया जाता है। डेयरी की परिभाषा में देखो केवल दूध नहीं आता है, डेयरी की परिभाषा में मक्खन भी है, घी भी है, पनीर भी है, दही भी है, शुष्क, विसंक्रमित, संघनित या टोंड दूध, ये सारे दूध के टाइप हैं। कौन से, शुष्क, विसंक्रमित, संघनित और टोंड दूध आदि में से किसी के विक्रय हेतु निर्माण या तैयार किए जाते हैं, वे सभी स्थान किसमें, डेयरी में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप डेयरी में क्या आता है क्या नहीं आता है, तो बाकी इस पूरे सबसेक्शन में जो दिया हुआ है सब डेयरी में आते हैं। केवल ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी दुकान जो किसी परिसर विशेष के लिए इन उत्पादों को विक्रय करते हैं
वो डेयरी में नहीं, परिसर के बाहर के लोगों को अगर नहीं विक्रय किया जाता है तो वो डेयरी की परिभाषा में नहीं आएंगे। एक जैसे डिब्बाबंद सामग्री है जो मूल रूप में विक्रय आपूर्ति के लिए सप्लाई में होते हैं, जो मूल रूप में पैकिंग के समय होते हैं, तो उन स्थानों को भी अपन क्या नहीं मानेंगे, उनको भी अपन डेयरी नहीं मानेंगे। अब देखिए यहाँ इसके नीचे वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निम्न स्थान जो है वो डेयरी की परिभाषा में नहीं आते हैं। पहला स्थान ऐसी दुकान या स्थान जहाँ दूध केवल उसी परिसर के इस्तेमाल के लिए विक्रय किया जाता है, ये ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन। दूसरा ऐसी दुकान या स्थान जहाँ मूल रूप से डिब्बाबंद दूध का विक्रय या आपूर्ति होता है। तो पहली बार जब डिब्बों में दूध को बंद किया जाता है उसी रूप में या तो आपूर्ति की जाती है उनकी या उनका विक्रय किया जाता है, तो वो स्थान या परिसर जो है या दुकानें जो है वो भी डेयरी की परिभाषा में नहीं आएंगी। तो इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें आपको दो चीजें देखनी है कि डेयरी को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आप बताएंगे धारा 2 उपधारा 18 में डेयरी शब्द को परिभाषित किया गया है। दूसरा आप देखेंगे कि डेयरी में क्या शामिल है, तो इस सेक्शन में जितनी चीजें बताई हैं सब डेयरी में शामिल है, सिवाय कि इनके इन दो बातों के, ये दो चीजें किसमें शामिल नहीं आएंगी, डेयरी में शामिल नहीं है। दूसरी बात, डेयरी उत्पादों में क्या क्या है, तो डेयरी में मक्खन है, घी है, पनीर है, दही है, शुष्क, ये दूध के टाइप है, शुष्क, विसंक्रमित, संघनित। तो कौन सा दूध डेयरी की श्रेणी में आ सकता है, शुष्क दूध भी आ सकता है, विसंक्रमित भी आ सकता है, संघनित भी आ सकता है और ठोंड भी आ सकता है। इस हिसाब से आपको ये डेयरी की बारे में जो चीजें बताई है वो देखनी है। फिर आगे देखो, धारा 2 उपधारा 19 में खतरनाक रोग को परिभाषित किया गया है। ये देखो खतरनाक रोग, इसमें भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 है। अब देखो यहाँ आपको ये थोड़ा सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सेक्शन में कौन कौन सी बीमारियों को खतरनाक रोग की श्रेणी में रखा गया है। तो देखो हैजा या कोलेरा, एक बात ध्यान रखेंगे इस नोट में जो शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसे कई बार जैसे शुष्क रोग में हैजा नहीं लिख के ऑप्शन में सीधा कोलेरा हिंदी में लिख देते हैं। तो देखो हैजा पहला एक, दूसरा है प्लेग, तीसरा है चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स भी कह सकते हैं, चौथा है परम मस्तिष्क सुषुम्नावरण जिसको सुषुम्नावरण शोथ जिसको सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, इसमें आदमी मेमोरी कम हो जाती है। तो ये हिंदी का शब्द कई जगह टिपिकल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। और ये अंग्रेजी वर्जन में आपको पेपर में मिल जाएगा, पेपर में सारे सवालों का अंग्रेजी वर्जन होगा। तो देखो कोलेरा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, और ये देखो ये है ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी का अंग्रेजी का नाम ध्यान में रखेंगे क्योंकि टीबी को अक्षय काक रोग, तपेदिक, यक्ष्मा टीबी या और भी कई नामों से पुकारा जाता है। तो आप इसको क्या रखेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस के नाम से ध्यान में रखोगे। फिर ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग को कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरल जुकाम बुखार होता है, मस्तिष्क कलाशोथ एनसिफेलाइटिस इसको कहते हैं, पोलियो या पक्षाघात जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं, उपदंश जिसको सिफिलिस कहते हैं, आदि खतरनाक रोग हैं। तो देखिए इस सबसेक्शन में धारा 2 उपधारा 19 में, तो आप इनको याद ऐसे रखेंगे जैसे शब्दों की परिभाषाएं जो है धारा 2 में दी गई हैं। तो 19 दूसरे के 19वें खंड में खतरनाक रोग है, 19 में खतरनाक रोग है, ये ध्यान में रखना, 19 में खतरनाक रोग है। 1 2, इनको देखो आप काउंट करेंगे कितने खतरनाक रोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बीमारियों को खतरनाक रोग डिक्लेयर किया गया। ये देखो यहाँ संख्या लिखी हुई है। तो जैसे सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि उपधारा 19 में कितने रोगों को खतरनाक रोग घोषित किया गया है, तो आप इसमें 11 रोगों को खतरनाक रोग घोषित किया गया है। अब देखो आगे खाली ये 11 ही नहीं है, इनके अलावा भी देखिए आप इसमें क्या दिया हुआ है
इन रोगों के अलावा भी राज्य सरकार अधिसूचना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो धारा 2 उपधारा 19 में खतरनाक रोगों की सूची में अगर किसी नए रोग को शामिल करना है तो ये शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार की इन 11 के अलावा किसी रोग को खतरनाक रोगों की सूची में यदि शामिल करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो आपके सामने देखो इसका उत्तर है, राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। तो देखो इन रोगों के अलावा भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य महामारी, देखो पेंडेमिक, स्थानिक बीमारी या संक्रामक रोग को खतरनाक बीमारी घोषित कर सकती है। तो देखो यहाँ ये भी ध्यान में रखना है, महामारी का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड होती है, बहुत बड़े हिस्से में लोगों को प्रभावित करती है। स्थानिक बीमारी का मतलब होता है, एंडेमिक का मतलब होता है किसी स्थान विशेष पर वो भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। और इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि जो एक लोगों में एक दूसरे तक फैल जाती है। तो इन्फेक्शियस का मतलब होता है एक दूसरे को संक्रमित कर सकती है। तो इनमें से कौन सी टाइप की बीमारी को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग घोषित कर सकती है? तीनों को कर सकती है। तीनों को कर सकती है, मतलब किसी महामारी को राज्य सरकार खतरनाक रोग घोषित कर सकती है, किसी स्थानिक बीमारी या एंडेमिक को, और किसी संक्रामक बीमारी या इन्फेक्शियस को खतरनाक रोग घोषित कर सकती है। तो देखो 11 रोगों को इस अधिनियम में राजस्थान सरकार ने खतरनाक रोग घोषित कर रखा है। और इसके अलावा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इनमें से किसी भी कैटेगरी में आने वाली बीमारी को क्या घोषित कर सकती है? खतरनाक रोग घोषित कर सकती है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे पहला सवाल जो है सैंपल, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 उपधारा 19 में जिसे खतरनाक रोगों में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन दे देते हैं, हैजा है, तपेदिक या टीबी है, एड्स नहीं है, कुष्ठ रोग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया एड्स। तो एड्स जो है वो खतरनाक बीमारियों की सूची में शामिल नहीं है। फिर अगला देखिए इसमें क्या है, राजस्थान नगरपालिका, ये नोट्स आप हाथ में लेके इन चीजों को थोड़ा सा नोट करते जाएंगे हिंट्स रूप में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 उपधारा 19 के तहत राज्य सरकार कौन सी श्रेणी की बीमारी को खतरनाक रोग घोषित कर सकती है? तो अब इन 11 के अलावा कौन सी श्रेणी को, देखो महामारी या एपिडेमिक कर सकती है, स्थानिक बीमारी या एंडेमिक को कर सकती है, संक्रामक बीमारी या इन्फेक्शियस डिजीज को कर सकती है। तो इन तीनों में से किसी भी श्रेणी में आने वाली बीमारी को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किस श्रेणी में शामिल कर सकती है? खतरनाक रोगों की श्रेणी में शामिल कर सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 2 पेज दोबारा रिपीट हो गए हैं इसमें, तो ये आप छोड़ सकते हो। और फिर नेक्स्ट पेज ये आता है, देखो धारा 2 उपधारा 20, इसमें पार्किंग स्थान में न्यूनता, डेफिशिएट इन पार्किंग स्पेस। तो इसमें क्या देखना है, देखो पार्किंग स्थान में न्यूनता को परिभाषित किया गया धारा 2 उपधारा 20 में। इसमें केवल एक बार हल्का सा रीड आउट कर लें आप, पार्किंग स्थान में न्यूनता का अर्थ उस न्यूनतम उपलब्ध करवाए जाने वाले न्यूनतम स्थान से लिया जाता है जो गैर आवासीय भवनों, ध्यान रखना ये देखिए इसमें गैर आवासीय भवन शब्द लिखा है, कॉम्प्लेक्स एवं संस्थागत भवन, जिसमें कॉम्प्लेक्स आएंगे या इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है में आते हो, उनमें विभिन्न प्रकार के यानों या वाहनों को खड़ा करने के लिए बनाई गई उपविधियों के अनुसार। तो देखो अलग अलग जो उपविधियां हैं इस अधिनियम के तहत, तो उन नियमों के अनुसार इन 2 स्थानों पर पार्किंग स्थान उपलब्ध करवाना, गैर आवासीय भवनों में या कॉम्प्लेक्स या संस्थागत भवनों में। पार्किंग स्थान में न्यूनता का अर्थ उस न्यूनतम स्थान से लिया जाता है जो विभिन्न उपविधियों के अनुसार गैर आवासीय भवनों में पार्किंग के लिए आवश्यक हो। तो देखो पहली बात तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि पार्किंग स्थान में न्यूनता शब्द वो किस उपधारा में परिभाषित है? तो 20 में है, उपधारा 20 में पहला स्थान। दूसरा, इसमें पार्किंग स्थान में न्यूनता का प्रावधान कौन से भवनों के लिए? खाली गैर आवासीय भवनों के लिए। गैर आवासीय भवनों में क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स आते हैं और संस्थागत भवन आते हैं। फिर तीसरा सवाल इसमें बनता है
कि पार्किंग स्थान में न्यूनता का अर्थ किससे लिया जाता है? तो पार्किंग स्थान में न्यूनता का अर्थ उस न्यूनतम स्थान से लिया जाता है जो विभिन्न उपविधियों के अनुसार गैर आवासीय भवनों में पार्किंग के लिए जरूरी है। तो इन स्थानों पर, गैर आवासीय भवनों में जो न्यूनतम पार्किंग स्थल रखा जाता है उसका मीनिंग किससे लिया जाएगा? पार्किंग स्थान में न्यूनता से लिया जाएगा। फिर देखिए इसमें धारा 2 उपधारा 21, ये सवाल देखो, धारा 2 उपधारा 21 में निर्देशक स्थानीय निकाय, ऊपर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा यहाँ देखिए आप एक बार दोबारा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अपन ने अलग सेक्शन में पढ़ा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से ये नोट करने वाली बात है। ये देखिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो किस में परिभाषित है? धारा 2 उपधारा 13 में। तो यहाँ ध्यान ये नोट करने वाली बात है, धारा 2 उपधारा 13 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को परिभाषित किया गया है। और यहाँ देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा? धारा 2 उपधारा 21 में निदेशक स्थानीय निकाय, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। तो उपधारा 13 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को परिभाषित किया गया है और उपधारा 21 में निदेशक स्थानीय निकाय। तो थोड़ा सा यहाँ आप हिंट के रूप में लिख लेंगे कि उपधारा 13 में किसको डिफाइन किया गया है और उपधारा 21 में किसको डिफाइन किया गया है। उपधारा 13 में डिफाइन किया गया है मुख्य नगरपालिका अधिकारी को और उपधारा 21 में डिफाइन किया गया है स्थानीय निदेशक स्थानीय निकाय को, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, क्या आता है इसमें? तो देखिए आप, स्थानीय निकाय का निदेशक वह अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार, तो पहली बात तो यह है कि निदेशक स्थानीय निकाय की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। फिर स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने हेतु करती है, जिसे राज्य सरकार आयुक्त या अन्य किसी नाम से प्राधिकृत कर सकेगी। ये देखिए, तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि ऊपर अपन ने देखा है तो निदेशक डायरेक्टर जो है वो आयुक्त के नाम से या किसी अन्य नाम से नियुक्त कर सकती है। निदेशक की नियुक्ति करने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है। स्थानीय निकाय के निदेशक की नियुक्ति कौन कर सकता है? सवाल देखिए, तो राज्य सरकार। दूसरा, स्थानीय निकाय के निदेशक को किस नाम से जाना जाता है? सामान्यतया इस अधिनियम के अनुसार उसे आयुक्त के नाम से जाना जाएगा, लेकिन राज्य सरकार आयुक्त के अलावा भी उसका कोई अन्य नाम निर्धारित कर सकती है। तो सामान्यतया उसे किस नाम से जाना जाएगा? आयुक्त के नाम से जाना जाएगा, लेकिन राज्य सरकार आयुक्त के अलावा अन्य किसी नाम से भी उसे संबोधित कर सकती है। फिर देखिए वेन, देखो ये वेन शब्द जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल ये आप ध्यान रखेंगे। तो वेन का क्या अर्थ है? तो वेन का अर्थ नगरपालिका द्वारा, अब देखना, वेन का डिस्पोज करने का मतलब होता है निष्कासित करना या त्यागना। तो ये देखो ठोस अपशिष्टों का अंतिम वेन है, फाइनल डिस्पोजल। तो देखो वेन शब्द जो है वो किसके संबंध में यूज किया गया है? वेन शब्द जो है वो ठोस अपशिष्टों के अंतिम वेन के लिए या फाइनल डिस्पोजल के लिए इसमें यूज किया गया है। तो पहली बात तो ये कि वेन का संबंध किससे है? ठोस अपशिष्टों से। वेन का संबंध किससे है? ठोस अपशिष्टों से। और ठोस अपशिष्टों के कैसे डिस्पोजल से? तो अंतिम या फाइनल डिस्पोजल से। यदि अपन अंतरिम या अस्थायी रूप से ठोस अपशिष्टों का डिस्पोजल करते हैं तो वो वेन में नहीं आएगा। तो फाइनली ठोस अपशिष्टों को या सॉलिड वेस्टेज को डिस्पोज करना किस में आएगा? वेन में या डिस्पोजल में आएगा। ठीक है, जो भूजल, स्थायी जल तथा चारों ओर की वायु की गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय स्वरूप हो। तो यहाँ देखो ठोस अपशिष्टों का ऐसा डिस्पोजल जो स्थायी जल को, भूमि जल को और चारों ओर के वायुमंडल की गुणवत्ता को बचाने के लिए फाइनली डिस्पोज किए जाते हैं। तो देखो यहाँ वेन का उद्देश्य क्या है? वेन का उद्देश्य इन तीनों प्रकार के प्रदूषणों को बचाना है, भूजल, स्थायी जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है? वेन का अर्थ लिया जाता है, तो वेन का अर्थ ठोस अपशिष्टों के अंतिम वेन से। दूसरा आपसे पूछा जाए कि वेन का उद्देश्य क्या है? तो भूजल, स्थायी जल तथा चारों ओर की वायु की गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए
धारा 2 उपधारा 23 में जो चीज एक्सप्लेन की गई है वो है जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पहली बात तो ये कि देखो नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में जिला मजिस्ट्रेट शब्द को परिभाषित किया गया है। तो जिला मजिस्ट्रेट शब्द को धारा 2 उपधारा 23 में परिभाषित किया गया है। देखो इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए, इस अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट शब्द को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है या ये देखना है कि क्या नगर पालिका अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट शब्द की परिभाषा है, नहीं है। तो जब भी इस अधिनियम को अपन पढ़ेंगे तो जिला मजिस्ट्रेट के शब्द की परिभाषा कौन सी काम में लेंगे, इस अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट शब्द का अर्थ वही लिया जाएगा जो दंड प्रक्रिया संहिता या जिसको शॉर्ट में सीआरपीसी की धारा 20 में। तो देखो ये दंड प्रक्रिया संहिता आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जिला मजिस्ट्रेट शब्द की परिभाषा इस अधिनियम के संदर्भ में कहाँ से लेंगे, सीआरपीसी की धारा 20 में जो परिभाषा दी गई है वही परिभाषा हम लेंगे। तो यहाँ दो बातें हैं, पहला देखो धारा 2 उपधारा 23 में जिला मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब नगर पालिका अधिनियम 2009 में जिला मजिस्ट्रेट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो जिला मजिस्ट्रेट शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 20 में। और सीआरपीसी की धारा 20 में जो जिला मजिस्ट्रेट शब्द का अर्थ लिया गया है वही अर्थ हम नगर पालिका अधिनियम के संबंध में लेंगे। यहाँ सवाल का स्वरूप देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 के उद्देश्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट कौन है। तो देखो नगर पालिका अधिनियम के उद्देश्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट वही है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 में नियुक्त किया गया है। फिर देखिए ये शब्द जगह जगह नगर पालिका के चैप्टर में पूरी तरह से आपके सामने आएगा बार बार। धारा 2 उपधारा 24, धारा 2 उपधारा 24 में ड्रेन या नाली शब्द को यूज किया गया है। तो नाली में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, ऐसा सवाल आपको ध्यान में रखना है। तो देखो नाली की डेफिनेशन में थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, मैले पानी मतलब गंदे जल, मल, दूषित जल, वर्षा जल अथवा अधोमृदा जल के वहन हेतु बनी हुई कोई मल नाली। तो देखो ध्यान रखना, मल नाली का इस्तेमाल गंदे पानी के लिए, मल के लिए, दूषित जल के लिए, वर्षा जल के लिए और अधोमृदा जल का मतलब है नीचे मिट्टी में पानी को ड्रेन करने के लिए जो भी व्यवस्था या नाली लगाई जाती है, सारी किस में आएंगी, नाली में आएंगी। देखो नाली है ये, तो नाली में वर्षा जल वाला मतलब शुद्ध और गंदे दोनों प्रकार के जल की से संबंधित ड्रेनेज सिस्टम आता है। मैले पानी, मल, दूषित जल, वर्षा जल, अधोमृदा जल के वहन हेतु बनी हुई मल। अब इसमें क्या क्या है, देखो मल नाली नाली में आएगी, कोई भी पाइप नाली में है, कोई भी डिच या खाई नाली में, जल सरणी या कैनाल नाली में है, या ऐसी कोई अन्य वस्तु इसमें आ सकती है। इसके अलावा यदि इन युक्तियों से संलग्न मतलब इनमें से किसी मल नाली से, पाइप से, खाई से या जल सरणी जिसको कैनाल कहते हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई भी अन्य वस्तु आ सकती है जो इनसे जुड़ी हुई है, या इनसे जुड़ा हुआ जैसे कोई क्या हो सकता है, शौचालय पात्र हो सकता है, कोई टैप्स हो सकता है, सिंक हो सकता है, कोई होज हो सकता है, फ्लश टैंक हो सकता है, या कोई फिटिंग से जुड़ा हुआ उपकरण हो सकता है। ये सभी किस में शामिल माने जाएंगे, नाली में या ड्रेन में शामिल माने जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है एग्जाम के हिसाब से पहला सवाल कि मल नाली में क्या आता है। देखो नाली में और मल नाली में फर्क है, नाली में स्वच्छ जल से संबंधित चीजें भी हो सकती हैं जबकि मल नाली में अपन दूषित जल से संबंधित या मल से संबंधित व्यवस्था को शामिल करते हैं। नीचे इस सवाल को देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, नाली में शामिल है। तो देखो नाली में मल नाली है, पाइप है, शौचालय पात्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सब चीजें इसमें
सबसेक्शन में दी हुई है। फिर आगे देखिए, निम्न में से नाली में सम्मिलित किया जा सकता है। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ये सब चीजें नाली में शामिल की जा सकती हैं। पहला, सिंक दिया हुआ है, फ्लश टैंक दिया हुआ है, टैप्स दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त भी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको इन धारा 2 उपधारा 24 तक की जो चीजें हैं, इनको आपको देखना है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे।